स्टार्ट करेंगे हम लोग हाइपोथेसिस और इसके टाइप्स आपको आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो हाइपोथेसिस का मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है कि ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। मतलब एक गेस होता है, एक लॉजिकल बेस पर एक आइडिया होता है जो कि रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। एग्जांपल के तौर पे अगर जैसे मैंने ग्लोबल वार्मिंग का बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे थ्योरीज क्या है। तो इससे पहले हाइपोथेसिस हुई थी। हाइपोथेसिस के बाद में उसके बाद में प्रैक्टिकली उसको अप्रूव किया गया कि ग्लोबल वार्मिंग का ये रीज़न है। या किसी को अगर डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर किसी को कोई साइको इश्यूज़ हैं, मेंटली इश्यूज़ हैं, तो उसके पीछे के एक हाइपोथेसिस तैयार की जाती है कि हाँ, इसके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, ये रिलेशनशिप में इसको ऐसा कुछ ट्रॉमा हुआ होगा। तो एक हाइपोथेसिस तैयार होती है, ठीक है। कोई भी फिजिकल चेंजेस होते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, या कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड से कोई थ्योरी होती है, ठीक है, कि या फिर स्पेस में कोई अगर थ्योरीज को अगर डेवलप करना है अबाउट प्लैनेट्स, अबाउट सन, मून, ठीक है, तो उसकी एक हाइपोथेसिस तैयार होती है। वो हाइपोथेसिस ऐसे ही नहीं, कोई भी नहीं बता सकता है कि आपने कुछ भी लिख दिया और वो हाइपोथेसिस है, क्योंकि हाइपोथेसिस प्रैक्टिकली अप्रूव थोड़ी ना होती है। तो ऐसे कुछ भी आप भी स्टेटमेंट दे दो, आप भी बता दो यार मून ऐसे आया, सन ऐसे आया था, तो ऐसे नहीं होती है हाइपोथेसिस। एक कुछ लॉजिकल पॉइंट देने पड़ते हैं, कुछ रिलेशनशिप आपको डेवलप लॉजिकली, आपको रीजनिंग देना पड़ता है कि हाँ, ये ऐसा था पहले, बाद में ब्लास्ट हुआ। जैसे कि एक पहले जो पूरा अंतरिक्ष था वो एक किस्में था, एक डॉट था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी, ब्लास्ट हुआ, फिर अलग 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 उसमें प्लैनेट्स फॉर्म हो गए, ठीक है ना। तो एक ये होता ही है, कुछ ना कुछ एक लॉजिकल रीजनिंग ज़रूर देनी पड़ती है, तो एक हाइपोथेसिस होती है। बट वो हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है ना, लॉजिकल रीजनिंग देने के बाद भी, यानी एक रिलेशनशिप बताने के बाद भी वो प्रैक्टिकली अगर अप्रूव नहीं हुई तो वो गलत हो सकती है। फिर उस पर वो और डेवलपमेंट होता है, उस पर और मॉडिफिकेशन होता है, उस मॉडिफिकेशन पर नई हाइपोथेसिस तैयार होती है, फिर उस पर मॉडिफिकेशन होता है, फिर और नई हाइपोथेसिस आती हैं। तो बहुत सारी जो रेयर चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री के बहुत पुरानी चीज़ें हो गई, हज़ारों साल पुरानी, तो वहाँ पे हाइपोथेसिस बहुत सारी फेल हो जाती हैं, क्योंकि हज़ारों साल पुरानी बात है। कोई ट्राइब्स का है, कोई एनिमल्स और इंसेक्ट्स कैसे पैदा हुए, इसके बारे में हो गया। तो अब ये लाखों साल पुरानी बातें हैं, तो इस पर हाइपोथेसिस नई नई आती रहती हैं और डेवलप होती रहती हैं। स्पेस से रिलेटेड, गैलेक्सी से रिलेटेड, हमारे अर्थ से रिलेटेड, अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, कितने सारे हाइपोथेसिस हैं जो रॉन्ग हुई हैं। मतलब रॉन्ग भी नहीं कह सकते हो, ये कह सकते हो कि हाँ, वो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं थी, नॉट फुल्ली करेक्ट, हाफ पाथ में आकर आगे से रॉन्ग हो गई। हाफ पाथ तक के ठीक थे, गेट ओपन हुआ, लेकिन वो गेट ओपन होना भी ज़रूरी है। तो उसके बाद से नए जो दूसरे जो साइंटिस्ट आए उनके बाद उन्होंने हाइपोथेसिस के बेस पर ही नई हाइपोथेसिस को डेवलप किया। तो साइंटिफिक मेथड क्या, मैंने कहा कि जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, जो एक्सपेरिमेंट बेस पर होता है, वो साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। कि एक क्वेश्चन जो आएगा दिमाग में, तो उसको साइंटिफिकली होना चाहिए, क्वेश्चन में एक साइंस झलकनी चाहिए। फिर बैकग्राउंड रिसर्च होती है, फिर हाइपोथेसिस तैयार होती है, फिर डिज़ाइन की जाती है एक्सपेरिमेंट को, डेटा कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है रिजल्ट को, डेटा को, फिर बाद में वापस एक नया कंक्लूजन तैयार होता है फाइनली। फिर उस रिजल्ट को क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है ना। तो हाइपोथेसिस जब तैयार होती है साइंटिफिक मेथड में, पहले तो क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि अर्थ का फॉर्म कैसे हुआ, ठीक है। फिर बैकग्राउंड रिसर्च होगी कि इससे पहले अर्थ में क्या था, कैसे दुनिया बनी। अब और पीछे पीछे जाओगे तो हम लोग भी अगर देखेंगे तो पहले मोबाइल्स और टीवी नहीं थे, ठीक है ना, और रिमोट कम्युनिकेशन नहीं होता था। हमें अपना प्रैक्टिकल याद है तो इससे पहले 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 जाते ही कि भाई गाड़ियाँ नहीं थी, लोग है ना जानवर के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर सवारी करते थे। उससे पहले जाएंगे, अगर फूड की बात करें तो लोग ऐसे ही कच्चा एनिमल्स को हंटिंग करके खा लेते थे, ठीक है। कपड़े में पत्ते पहनते थे। तो ऐसे और पीछे जाएंगे, और पीछे जाएंगे, तो इस तरीके से एक बैकग्राउंड रिसर्च होती है कि किस तरह का डेवलपमेंट हुआ। फिर वहाँ से हाइपोथेसिस तैयार होती है, फिर उसके एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है ना।
एक्सपेरिमेंट होता है उस हाइपोथेसिस पर, हाइपोथेसिस सही है गलत है, कहाँ तक सही है। फिर डेटा उसका, उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है हर जगह जगह से। अपने हाइपोथेसिस के जो भी हम आपने पॉइंट दिए हुए हैं, जो भी रीजनिंग दी हुई है, उससे रिलेटेड और जगह से डेटा कलेक्ट किया जाता है। फिर जो रिज़ल्ट आपने बनाया है उसको एनालाइज़ करेंगे, उस पर रिसर्च मतलब एनालाइजिंग किया जाता है, और इस रिज़ल्ट को समझा जाता है कि जो आपने रिज़ल्ट बनाया वो ठीक है कि गलत है। सारे एस्पेक्ट से, सारे पॉइंट ऑफ सी से बिल्कुल मजबूत है कि नहीं ये रिज़ल्ट, इस पे कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि हम लोग साइंटिफिक मेथड कर रहे हैं ना हाइपोथेसिस के लिए। फिर उसका कंक्लूजन, एक सॉल्यूशन मिलता है, हाँ इस तरह अर्थ फॉर्म हुई इतने हज़ार लाख साल पहले ये था। और वहाँ से एक बड़ा सा, जैसे कि बोलते हैं कि बड़ा सा स्टार था, वहाँ से फिर अलग हुआ, अलग 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 चीज़ें, अलग अलग प्लेनेट बने, ठीक है ना। फिर उस प्लेनेट में से भी अर्थ भी एक था। तो जिस तरीके से इस तरह के एनालाइज रिजल्ट किया जाता है। तो मैंने अर्थ का, और इसलिए एग्जांपल मैं ले रहा हूँ क्योंकि आपका ज्योग्राफी में आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। फिर कम्युनिकेटिंग द रिज़ल्ट मतलब उस रिज़ल्ट को शो करेंगे और पब्लिश करेंगे मैगज़ीन, न्यूज़पेपर में। सो हाइपोथेसिस इज़ अ प्रेडिक्शन बट इन्वॉल्व मोर देन अ गेस, ठीक है। सिर्फ एक प्रेडिक्शन ही नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द टाइम द हाइपोथेसिस बिगिन्स with a question which is then explored through background research. At this point, researcher then begin to develop a testable hypothesis. तो बैकग्राउंड रिसर्च ज़रूर होती है, और उससे पहले की हाइपोथेसिस को रेफरेंस ज़रूर लिया जाता है। जो भी हाइपोथेसिस आप डेवलप कर रहे हो तो उसका एक रेफरेंस ज़रूर लिया जाता है, ठीक है। हाइपोथेसिस का फॉर्मेट, रिसर्चर माइट ड्रॉ हाइपोथेसिस फ्रॉम ए स्पेसिफिक थ्योरी और बिल्ड प्रीवियस रिसर्च। फॉर एग्जांपल देखो प्रीवियस रिसर्च ज़रूर लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्रायर रिसर्च हैज़ शोन दैट स्ट्रेस कैन इम्पैक्ट, जो साइकोलॉजिकल एक चलो यहाँ पे रीज़न है आपका साइकोलॉजी से, कैन इम्पैक्ट द इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये प्रायर एक रिसर्च हुई थी जिसमें एक हाइपोथेसिस थी कि इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट डालता है स्ट्रेस। अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आप जल्दी बीमार पड़ जाते हो, थोड़ा लो फील करोगे, उतना आप एक्टिव, ताकत उतनी नहीं रहेगी बॉडी में। स्ट्रेस से आपकी बॉडी ताकत ख़त्म हो जाती है, ये प्रैक्टिकली है, मतलब ट्रू है ये। इम्यून सिस्टम आपका वीक होता है। सो रिसर्चर माइट हाइपोथेसाइज people with a high stress level will be more likely to contract a common cold after being exposed to virus than people who have low stress level। तो ये हाइपोथेसिस हुई थी कि जो हाई स्ट्रेस है उनको जल्दी कोल्ड पकड़ेगा या फिर वायरस का जल्दी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो लो स्ट्रेस वाले लेवल के लोग हैं, लो स्ट्रेस रहेगा उनकी इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, ठीक है, वो जल्दी उनको वायरस या कोल्ड या बीमारी जल्दी पकड़ेगी नहीं। तो ये एक हाइपोथेसिस को डेवलप किया गया। तो इन अदर इंस्टेंट रिसर्चर माइट लुक एट कॉमनली held belief of folk wisdom. Birds of a feather flock together is one example of folk adage that the psychology might try to investigate. The researcher might pose a specific hypothesis that people tend to select romantic partner who are similar to them in interest and education level। तो यहाँ पर भी हाइपोथेसिस एक बनाई गई है कि जैसे कि हमें पीपल टेंड टू सेलेक्ट रोमांटिक पार्टनर हु आर सिमिलर टू देम, तो उनको उन पे ज़्यादा रोमांटिक फील होता है जो उनके जैसे हैं। इफ़ दे आर एजुकेटेड, अच्छा हाईली क्वालिफाइड है, तो वो हाईली क्वालिफाइड लोगों को अट्रैक्ट होंगे। इफ़ दे आर रिच, चलो रिच का एक अच्छा एग्जांपल दे देते हैं। अगर वो रिच है, ठीक है, वो रिच लोगों रिच पार्टनर ही से जल्दी वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, वो मतलब रोमांटिक फील करते हैं। तो एजुकेशनल लेवल या जो भी है उनका एक इंटरेस्ट पैदा होता है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ बर्ड्स फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब ये हुआ कि एक दूसरे का से जुड़े हुए हैं। एक जैसे एक फ्लॉक दूसरे से जुड़ा हो, मतलब एक जो फेदर है दूसरे फेदर जुड़ा हुआ, दोनों साथ में ये करेंगे, फ्लॉक करेंगे। तो वो एक इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि एक पेयरिंग होती है, एक अट्रैक्शन होता है, वो उस लेवल से उस लेवल को अट्रैक्ट करेगा। ये एक साइकोलॉजी है, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी अगर एक हैंडसम मेल है, इफ ही इज लुकिंग गुड फिजिक और अच्छा दिखने वाला है, तो वो डेफिनेटली अट्रैक्ट किससे होगा, एक ब्यूटीफुल
फीमेल से ही अट्रैक्ट और पार्टनर बनाने की कोशिश करेगा. दिस इज द साइकोलॉजी. So how do you write a good hypothesis? When trying to come up with a hypothesis for your research or experiment, ask yourself the following question. So is your hypothesis based on your research? और तो hypothesis एलिमेंट क्या होते हैं भाई? आपका टॉपिक पर hypothesis होना चाहिए, जो आपके टॉपिक है उससे भटकना नहीं चाहिए. और hypothesis को टेस्टिंग करने लायक होना चाहिए. आपकी hypothesis इतनी मजबूत है कि उसको टेस्ट करें तो पॉसिबल, मतलब उसमें फेल ना हो, hypothesis फेल होने के चांस कम हो. डज योर hypothesis इंक्लूड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल? तो अब वो जो hypothesis है उस पर उसके जो वेरिएबल्स हैं, जो आपने फैक्टर्स दिए हुए हैं, रीजनिंग दी है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे? बहुत सारे हाइपोथेसिस के पॉइंट जो एलिमेंट होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं. जैसे समथिंग इज हैपनिंग, इट इज इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं है किसी पर भी ये डिपेंड नहीं. किसी का नेचर है, किसी का बिहेवियर है, ही इज़ वेरी एग्रेसिव, समझो कि अचानक से गुस्सा आ जाता है, तो वो डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है. उसके गुस्से होने पीछे कोई रीज़न नहीं, बस उसका नेचर ही वैसा है. और डिपेंडेंट मतलब आपने कोई ऐसी बात उसकी छेड़ दी, ऐसा कुछ बैकग्राउंड या कोई पास्ट वाली बात छेड़ दी तो उसको गुस्सा आ गया, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. उसके एग्रेशन का एक डिपेंडेंट है, उसका पास्ट पर डिपेंड कर रहा है उसका एग्रेशन, उसका एंगर. इंडिपेंडेंट मतलब उसका नेचर ही वैसा है, ठीक है ना. उसका जो एंगर है वो किसी बात पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो उसको अपने आप ऐसे ही बाय नेचर उसको गुस्सा आता है. तो ये हाइपोथेसिस के पॉइंट होते हैं कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे आप डिफाइन कर रहे हो. फिर गुड हाइपोथेसिस कैसे बनेगी भाई? आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. पहली बात तो ये है, आपके जो क्वेश्चन हैं दिमाग में, क्वेश्चन भी ऑब्जर्वेशन है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना. जैसे डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन बहुत है. अगर वो अच्छा डॉक्टर बनना चाह रहा है या अच्छा डॉक्टर है कोई, तो अच्छा ऑब्जर्वर ज़रूर होगा, कि वो पेशेंट को देख के वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके एक एक बात को, उसके एक एक इश्यूज़ को वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका वो ट्रीटमेंट अच्छा करेगा, ठीक है ना. उसका वो ट्रीटमेंट, अगर वो ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही रैंडमली देख रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा है, तो अच्छा डॉक्टर नहीं होगा वो. अच्छे डॉक्टर के लिए अच्छे ऑब्जर्वर होना ज़रूरी है. तो अच्छी हाइपोथेसिस अगर बनाना है, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए आपका, कि क्या चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई हाइपोथेसिस बनानी है, ठीक है ना. इवेल्युएट इवेल्युएट दिस ऑब्जर्वेशन एंड लुक फॉर पॉसिबल कॉजेज एंड द प्रॉब्लम, ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन को इवेल्युएट करने के बाद, समझने के बाद, उसके पॉसिबल कॉजेज क्या रीज़न हो सकते हैं उस प्रॉब्लम्स के, उस हैपनिंग के, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है. कोई भी पर्सन में अगर वो पेशेंट है कोई, या वो धीरे धीरे वो हेल्थ इश्यूज से डाउन होता जा रहा है, दुबला होता जा रहा है, डे बाई डे वो अच्छा ऑब्जर्व कर रहा है, डॉक्टर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि इसका वेट लूज़ हो रहा है, तो क्या रीज़न हो सकता है. तो उसके बाद कि वो ट्रीटमेंट देगा. अगर ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा, इसीलिए बीपी बराबर चेक किए, कोई मरीज़ होता है, खासकर हार्ट पेशेंट होता है, तो उसको बीपी दिन में 2-2 3-3 बार बीपी चेक की जाती है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है उसका, बीपी बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है. तो क्रिएट अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल. फिर बाद में इंग्लिश में लाते हैं उसका एक्सप्लेनेशन का, दैट यू माइट वांट टू एक्सप्लोर. ये अच्छे हाइपोथेसिस बनाने के तरीके हैं. आफ्टर यू हैव डेवलप्ड some possible hypothesis, think of ways that you could confirm or disprove each hypothesis through the experimentation, and this is known as falsification. तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे आपके जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने पर हाइपोथेसिस के वो पॉइंट फेल हो जा रहे हो, कहीं पर आप कंफर्म भी कर रहे हो, तो आप फेल हो जा रहे हो, तो फॉल्सिबिलिटी हो जाती है कि हाँ ये गलत हाइपोथेसिस थी. तो फॉल्सिबिलिटी मतलब होता है कि हाइपोथेसिस जो है आपकी, जो भी साइंटिफिक मेथड में आप गए, पहले आपने ऑब्जर्वेशन किया, रीजनिंग दी, कॉजेज़ बताए, सब बताए, लेकिन जब बाद में आप एक्सपेरिमेंट किया, आपने उसका प्रूविंग करने गए, तो प्रूविंग क्या हो गया? फेल हो गया. तो बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं पुराने साइंटिस्ट की, बाद में फॉल्सिबिलिटी निकलती चली गई, पहले फेल होती गई, बट उनका इंपॉर्टेंस होता है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है. इसके बाद हाइपोथेसिस चेकलिस्ट. चेकलिस्ट में हाइपोथेसिस आपको चेक करना होता है कि आपने हाइपोथेसिस बनाई है, उसको चेक कैसे करें. सो डज योर हाइपोथेसिस फोकस ऑन समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली टेस्ट. तो जो भी हाइपोथेसिस आपकी उसी पर फोकस कर रही जो तुम करना चाहते थे. डज हाइपोथेसिस इंक्लूड बोथ इंडिपेंडेंट एंड, ये तो बहुत ज़रूरी है. कैन यू मैनिपुलेट, ये मैंने बता दिया ऊपर पहले ही. कैन यू मैनिपुलेट द वेरिएबल, क्या वेरिएबल को आप चेंजेस कर सकते हो? वेरिएबल चेंज करके देखो, मतलब जिस पर वो डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया तो देखेंगे आउटकम बदला है क्या, है ना. जैसे हमने पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश की, तो देखा हमने क्या
कि हाँ लोग हैं ना अब ज़्यादा हेल्दी हो रहे हैं, एक ऐसा बोला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कैन यू हाइपोथेसिस बी टेस्टेड विदाउट वायलेटिंग एथिकल स्टैंडर्ड? तो ऐसे हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहिए जो एथिकल स्टैंडर्ड को वायलेट ना करे। आप किसी भी हद तक नहीं जा सकते, किसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ऐसा नहीं उसका कोई पेशेंट है, ऐसा नहीं उसका माइंड आप ब्रेन आप पूरा खोल दो चेक करने के लिए। तो एथिकल या उसको ऐसा टॉर्चर करो, इतना ज़्यादा आप बैठा के रखो क्लिनिक पे कि वो एथिकल स्टैंडर्ड ना लगे अपने ऑब्जर्वेशन चक्कर में, अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। ठीक है ना? तो एथिकल होना चाहिए। या इन्वायरमेंट में कोई टेस्टिंग कर रहे हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो ऐसा ना हो कि लोगों के आसपास आपको ऐसी केमिकल्स या कुछ इस तरह एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि लोगों को अगल बगल लोगों को दिक्कत होने लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टाइप्स आ रहे हैं आपको। तो टाइप्स में देखो, हाइपोथेसिस सिंपल टाइप्स हैं, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस हैं, नल हाइपोथेसिस हैं, नल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल हाइपोथेसिस है। तो सिंपल हाइपोथेसिस में सिंपल वेरिएबल्स होते हैं और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वहाँ पर एक रिलेशनशिप को हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि इस एक की वजह से ये एक में चेंजेस हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस हैपनिंग। ये वन टू वन हो गया। एक होता है कि एक की वजह से कई चीज़ें हो रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पॉल्यूशन की वजह से कई डिपेंडेंट वेरिएबल बन रहे हैं। पॉल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर में दिक्कत हो रही है, लोगों को हेल्थ में दिक्कत हो रही है ना? और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है सिर्फ एक पॉल्यूशन के। तो ये मल्टीपल वेरिएबल्स हो गए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है और ये कई डिपेंडेंट वेरिएबल बन गए इसके। ठीक है। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस वही जो टू इंडिपेंडेंट जो भी मैंने अभी बताया। ठीक है ना? सिंपल हाइपोथेसिस समझाने के लिए मैंने कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का सहारा लिया था कि कई वेरिएबल्स आपस में रिलेट करते हैं, एक की वजह से कई चीज़ें होती हैं। नन हाइपोथेसिस में जहाँ पर कोई रिलेशनशिप ही नहीं बैठ रहा है, कि यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं थी, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है। आप उसका रीज़न कुछ भी और कुछ भी रिलेशनशिप बता रहे हो, आप इसका रिलेशनशिप कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी मतलब कि एनीथिंग यू आर डेवलपिंग, कि इसका जो ओजोन लेयर का ये है जो डिप्लीशन हो रहा है, ख़राब हो रही है, होल्स हो रहे हैं, तो कोई और भी आप रीज़न दे रहे हो, इससे इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं बैठ रहा है। ठीक है ना? आप पॉल्यूशन तो ज़रूर दे सकते हो, बट एनीथिंग एल्स कुछ और तो वो रिलेशनशिप नहीं बैठ रहा है। नल आ जाता है। वो नल मतलब होता है ज़ीरो एक्चुअली में, नथिंग, कोई रिलेशनशिप आपस में नहीं हो रहा है, वो किसी और रीज़न की वजह से कुछ और हो रहा है, लेकिन आपने जो रीज़न दिया वो गलत दिया है। तो ये चीज़ हो गई। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब ये होता है कि दिस हाइपोथेसिस स्टेट अपोजिट ऑफ द नल हाइपोथेसिस, मतलब एक उसका ऑल्टरनेटिव है आपके पास। आपके पास एक नल हाइपोथेसिस थी, आप कोई भी रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर पाए। ऑल्टरनेटिव मतलब हाँ ठीक है, अगर नल है ये, इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पे कोई किसी का अगर बहुत हैवी स्ट्रेस में है, ठीक है, आपने उसको रिलेशन दिया कि वो, चलो फाइनेंशियली वीकनेस बता दिया, फाइनेंस की वजह से, पैसे की कमी की वजह से, और फाइनेंशियली वो वीक था इसलिए स्ट्रेस था। लेकिन उसका जब उसने रिलेशनशिप पता किया तो पता चला नहीं, ये तो नल, ये फाइनेंस की वजह से नहीं हुआ। तो ऑल्टरनेटिव क्या था? ऑल्टरनेटिव हाँ वो कुछ पर्सनल उसके रिलेशनशिप सही नहीं थे, वो रिलेशनशिप फेलियर की वजह से स्ट्रेस में था। तो ये ऑल्टरनेटिव ये हो गया, हाइपोथेसिस हो गई। ठीक है ना? स्टैटिक्स जहाँ पे डेटा हो, आपके पास स्टैट्स हो, आपने स्टैट बेस पर रिप्रेजेंट किया कि आपने डेटा कलेक्ट किया, सर्वे किया, वहाँ सर्वे करके बताया कि हाँ यहाँ के जो केनिया या अफ्रीकन कंट्री हैं, यहाँ के लोग डिससेटिस्फाई हैं, खुश नहीं रहते हैं। उसका रीज़न क्या है? पॉवर्टी। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे सर्वे किया, तो वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस है, क्राइम है, ठीक है, और भी है अलग अलग जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में, वहाँ क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसका मेन रीज़न क्या बताती है? पॉवर्टी। क्योंकि आपको डेटा है, आपने स्टैटिस्टिकल बेस पर हाइपोथेसिस तैयार की। फिर लॉजिकल मतलब कोई एक ऐसा रिलेशनशिप बताया जहाँ पर
कल डेटा तो कलेक्ट नहीं किया, लेकिन आपने लॉजिकल बता दिया, एक लॉजिक क्रिएट कर दिया कि हाँ इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे डाइवोर्स के बाद, अब ये ऐसे एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि साइकोलॉजी में ये सब चीज़ें आती हैं, रिलेशनशिप वाली बहुत सारी इमोशन से रिलेटेड। डाइवोर्स के बाद हैवी स्ट्रेस हो गया किसी को, ठीक है, तो अब पेशेंट आया आपके पास, उसने बोला कि ये हैवी स्ट्रेस है, उसको हैवी स्ट्रेस था, डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो गया और वो इल रहने लगा, ही वॉज नॉट गुड हेल्थ, ही वॉज नॉट हेल्दी। ठीक है, तो उसके लॉजिकल रीज़न डॉक्टर ने क्या बताया, डॉक्टर ने पूछा, कुछ क्वेश्चन पूछे, सारी चीज़ें, तो डॉक्टर ने रीज़न, लॉजिकल रीज़न, हाँ इसको डाइवोर्स अभी हुआ है, इस वजह से ये स्ट्रेस में रहने लगा। तो लॉजिकल रीज़न है ये स्ट्रेस में रहने का। अगर पर्सनल रिलेशनशिप स्पॉइल होता है तो वो एक लॉजिकल रीज़न होता है। ठीक है, ये थे आपके टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस।